Everyone, welcome to my channel CS Legal World. So today we are doing chapter 1, that is judicial and administrative framework. The first question is, limited judicial control over delegated legislation can be exercised by the courts. Discuss and cite leading case laws if any. कि कोई लिमिटेड जुडिशियल कंट्रोल है क्या ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? तो तीन टाइप के ऐसे लिमिटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करने के तीन तरीके. जुडिशियल कंट्रोल इज वन आउट ऑफ इट. सो द डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर मस्ट बी प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज्ड बाय द कोर्ट एंड द लेजिस्लेचर. कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे बी प्रोसीजरल, पार्लियामेंट एंड जुडिशियल. की डेलीगेटेड कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तीन टाइप के होते हैं, प्रोसीजरल, पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल. तो जुडिशियल के बारे में पूछा है बिकॉज इट हैज सिंपली आस्क्ड लिमिटेड जुडिशियल कंट्रोल ओवर द डेलीगेट लेजिस्लेशन. तो जुडिशियल कंट्रोल दो तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक तो ये हो गया कि डेलीगेशन जो है वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्सेसिव है या फिर आर्बिट्ररी है. दूसरा ये है कि स्टैट्यूटरी पावर आपने इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज किया है. फिर है एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर. एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर में एक केस आता है विच इज़ वसंत लाल मगन भाई संजनवाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. तो उसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर आपको पावर दे रहा है तो साथ में ड्यूटी भी इम्पोज कर रहा है ऑन द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज. पावर दे रहा है तो ड्यूटी भी इम्पोज कर रहा है कि लॉ बनाओ. एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड इट्स फॉर्मुलेशन एज अ रूल ऑफ कंडक्ट. ऑब्वियसली इट कैन नॉट एब्डिकेट इट्स फंक्शन इन फेवर ऑफ अनदर. अगेन व्हाट डज इट वांट टू से? सुब्बा राव ने इसमें ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पावर दे रहा है तो ड्यूटी भी इम्पोज कर रहा है लेजिस्लेचर के ऊपर कि आप लॉ बनाओ. एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड इट्स फॉर्मुलेशन एज अ रूल ऑफ कंडक्ट. लेजिस्लेटिव पॉलिसी बनाने का काम आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट इट वांट्स टू से. अगेन आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट कि कोई भी ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन अगर वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है कि आप कोई भी एक्ट बना रहे हो, कोई भी रूल बना रहे हो, कोई भी रेगुलेशन बना रहे हो जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो दैट वुड बी वॉइड एंड अल्ट्रावायरस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें एक फेमस केस लॉ था विच इज़ केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें ये बोला था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नॉट इन्फ्रिंज एनी प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर. कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर आप कर रहे हो किसी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट शुड नॉट इन्फ्रिंज एनी प्रोविजन या फिर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक राइट जो कि लिखा हुआ है वो नहीं मिटा सकते हो. Again the same thing, delegated legislation should not infringe any fundamental right. The court can inquire into whether the delegated legislation is within the limit laid down by the statute. If such legislation, तो कोर्ट कैसे जजमेंट करेगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपने पावर में काम कर रहा है कि नहीं? तो वो ये चेक करेगा कि जो प्रोविजंस है एक्ट के, तो जो प्रोविजंस हमने एक्ट के बनाए हैं, क्या ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इज़ इट रनिंग काउंटर टू इट, अपोजिट जा रहा है, या फिर एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी डेलीगेटेड कर दिया है लेजिस्लेचर ने, हैज़ बीन मेड इन एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी. कि लेजिस्लेचर ने बोला था कि मैं 50% का अथॉरिटी दे रहा हूँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने अपने मन से 80% का लॉ बनाया. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की गलती है ना, आपको जितना काम दिया उतना ही करो. तो these shall be ultra vires and hence invalid. तो basically the problem is that to find out whether the administrative authority have properly exercised the power, कोर्ट को ये करना है, कोर्ट हैव टू कंस्ट्रू द पेरेंट स्टैट्यूट सो एज टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. इट शुड नॉट बी फाउंड वायलेटिंग द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कि अगर कोर्ट को ये फाइंड आउट करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रही है या नहीं, जितना उसको पावर दिया उससे एक्सेस करी है, तो कोर्ट को ये पेरेंट स्टैट्यूट चेक करना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था. उसके लिए पेरेंट स्टैट्यूट में ही पता चल जाएगा. द स्कोप ऑफ परमिसिबल डेलीगेशन इज फेयरली वाइड, हाउएवर इट विल सस्टेन ओनली इफ इट डज नॉट इन्फ्रिंज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कि ऑब्वियसली लॉ ने आपको ये परमिट किया है कि ठीक है आप डेलीगेशन कर सकते हो. इट इज़ क्वाइट वाइड. इट इज़ नॉट दैट कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, नो, इट इज़ क्वाइट वाइड. लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रोविजंस है वो वायलेट नहीं हो रहा है. Next question is, write notes on the following: powers of parliament to delegate and limitations of law making role of the parliament. Again, what is the question? राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का क्या पावर है टू डेलीगेट एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉ मेकिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट. तो इसमें दो क्वेश्चन आ गया. इफ़ यू सी, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डेलीगेट, कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डेलीगेट कर सकती है, एंड पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग रोल तो है, तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्यों नहीं कर पा रही है. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू
Article 245 and 246 of Constitution of India, legislative power shall be discharged by the Parliament and the state legislature. सिंपली क्या बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि 245 आर्टिकल 245 एंड 240 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिस्लेटिव पावर शेल बी डिस्चार्ज बाय द पार्लियामेंट, 245 के हिसाब से पार्लियामेंट, 246 के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर. हाउएवर पार्लियामेंट कैन नॉट सप्लाई द नेसेसरी कंटेंट क्वालिटी लेजिस्लेशन फॉर इफेक्टिवली रनिंग द कंट्री. तो पार्लियामेंट के भी कुछ लिमिटेशंस है. तो वो क्या है कि पार्लियामेंट कैन सेट्स ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वेयर इज द कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस हिसाब से लॉ मेकिंग बॉडी को ऑन टैप अवेलेबल होना चाहिए कि एक टैप किया तो लॉ मेकिंग बॉडी अवेलेबल हो गई. बट वैसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट भी लिमिटेड टाइम के लिए, लोकसभा राज्यसभा लिमिटेड टाइम के लिए पार्लियामेंट में बैठते हैं. बल्क ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट ऑब्वियसली हैज़ इंक्रीज, दैट हैज़ नो टाइम फॉर कंसिडरेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड. अब कोई टेक्निकल मैटर्स है तो पार्लियामेंट कैसे कंसिडर करेगी, उसका भी एक्सपर्टीज नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट इज सर्टेन मैटर्स कवर्ड बाय डेलीगेटेड, ऑफ कोर्स सेम थिंग, टेक्निकल नेचर के होते हैं तो उसके लिए हैंडलिंग बाय एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. Then Parliament, while deciding upon a certain course of action, cannot foresee the difficulty which may encounter in its execution. Accordingly, various statute contains a removal of difficulty clause, empowering the administration to remove such difficulty by exercising the power of making rules and regulation. फिर delegation of power में क्या बोला है कि to combat this limitation, the legislature may delegate its power. Delegation is considered to be sound basis for administrative efficiency and it does not by itself amount to abdication of power if resorted to within proper limits. ये बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पार्लियामेंट का लिमिटेशंस है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए पार्लियामेंट में बैठ रही है, उसका बिजनेस इंक्रीज हो, बल्क ऑफ बिजनेस हैज़ इंक्रीज फॉर पार्लियामेंट, वेर एज जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. फिर उसके बाद यही है कि पार्लियामेंट के पास उतना टाइम नहीं है कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल मैटर्स को देखने के लिए. फिर सर्टेन टेक्निकल मैटर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. फिर नेक्स्ट इज़ दैट कि पार्लियामेंट ऑफ कोर्स कांट सी द फोरसी द डिफ़िकल्टीज विच में एनकाउंटेड इन इट्स एग्जीक्यूशन, तो जिसके लिए स्टैट्यूट ने रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्लोज रखा है. तो ये तो 4 पॉइंट हो गए. फिर इसमें क्या बोला कि ये सारे जो लिमिटेशंस है इसको कॉम्बैट करने के लिए डेलीगेशन इज तो डेलीगेशन बोल रहे कि ठीक है ये सारी चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए डेलीगेशन इज क्वाइट साउंड, क्वाइट गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इट डज नॉट बाय इटसेल्फ अमाउंट टू एब्डिकेशन ऑफ पावर. मतलब अगर आप अपने प्रॉपर लिमिट से काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती. डेलीगेशन शुड नॉट इन एनी केस अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड, कि डेलीगेशन आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने आपको डेलीगेशन कर दिया है, लेकिन वो गाइडेड होना चाहिए, वो कंट्रोल्ड होना चाहिए उनके साइड से. इट शुड नॉट बी द वे कि अनगाइडेड हो या अनकंट्रोल्ड हो फ्रॉम देयर वे. दिस इज द केस. Then again, this case का reference has been given, that is Vasantlal Magan by Sanjanwala versus State of Bombay. It was held that legislature cannot delegate its essential legislative policy and principle and must afford guidance for carrying out the said policy before it delegates its subsidiary powers in this behalf. क्या पावर दे दो कि ठीक है आप लॉ बना लो, लेकिन पावर के साथ साथ आपको अपने हाथ में कंट्रोल रखना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा एंड गाइड करना पड़ेगा, पॉलिसी बना के देनी पड़ेगी. दैट्स देयर. देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेज द रोल ऑफ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर कोई गार्जियन है तो सुप्रीम कोर्ट है. कैसे? तो इसमें इतना क्लियरली बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट है इंडियन जुरिडिकल सिस्टम का. ठीक है, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ एपेलेट जुरिस्डिक्शन है. तो जब हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो क्या एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ आता है सुप्रीम कोर्ट का. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि एक्सक्लूसिवली वो केसेस हियर करेगा जो डिस्प्यूट है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. मीनिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है तो वो लोग सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो लोग क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो लोग हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे. वो लोग क्या इस पावर की, वो लोग डायरेक्टली अपने सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते. तो वेरी मच क्लियर कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा है तो दे विल डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इज between the states, and the Supreme Court has original but not exclusive jurisdiction for enforcement of fundamental right as per the provision of Constitution of India. So we all are aware कि अगर fundamental right infringe हो रहे हैं, for example ये liberty है कि you can speak whatever you want to speak,
ऑफ कोर्स देयर इज़ एन एक्सेप्शन कि यू कैन डिफेम एनीथिंग, उसके लिए अलग प्रोविजंस है, बट यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस योर विल, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कोई कमरे में बंद करके नहीं रख सकता. दिस इज ऑल पावर्स, फंडामेंटल राइट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू द कंट्री, कि ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए. तो अगर फंडामेंटल राइट में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है आपके पास कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर दो अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो. नेक्स्ट इज कि सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिसडिक्शन क्या है. तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू एक्सरसाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन टू हियर एनी अपील रिलेटेड टू एनी मैटर डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल through the option of special leave petition except the case of tribunal related to armed forces. Supreme Court has the power to withdraw or transfer any case from any high court. It has the authority to review any verdict orders of the Supreme Court are binding on all court across India. सो बाई दिस वी अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का झगड़ा हो रहा है या फिर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है. तो दो ऑप्शन है, हाई कोर्ट के पास रिट पिटिशन देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली चले जाओ. दीज आर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. एपेलेट जुरिसडिक्शन में ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या एक पावर होता है कि स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू उसके पास ये पावर है टू एक्सरसाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन टू हियर एनी अपील रिलेटेड टू एनी मैटर. प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पूरा पावर दे दिया है कि कोई भी मैटर हो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन दे रहे हैं स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू एक्सेप्ट द केस ऑफ ट्राइब्यूनल रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है टू विड्रॉ और ट्रांसफ़र एनी केस फ्रॉम एनी हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी केस को विड्रॉ कर सकता है हाई कोर्ट से. इट हैज़ द अथॉरिटी टू रिव्यू एनी वर्डिक्ट ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑफ कोर्स. एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है टू रिपोर्ट इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट अबाउट एनी क्वेश्चन रेज्ड अबाउट पब्लिक इंपॉर्टेंस रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट. कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि अगर उसका कोई ओपिनियन है तो वो प्रेसिडेंट को दे सकता है अबाउट एनी क्वेश्चन रेज्ड अबाउट पब्लिक इंपॉर्टेंस रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट. कि प्रेसिडेंट जाके सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन उस पर दे सकता है. दैट इज़ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट सबको एडवाइस नहीं देता, सिर्फ प्रेसिडेंट को देता है. दस इन लाइट ऑफ द अबव इट कैन बी स्टेटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन प्ले द रोल ऑफ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Now next question is, Rush Bank, a banking company, wants to take action against a defaulting borrower. Being a company secretary, advise the appropriate forum to file the petition. Suggest whether THFL जो है and MBFC, not a banking company, can file the petition against the defaulting borrower before the same forum. Give a reasoned reply. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बैंकिंग कंपनी है जिसको एक्शन लेना है अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर. तो किसी ने पैसा नहीं दिया होगा बैंक को, अब बैंक को उस पर एक्शन लेना है. तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी यू हैव टू एडवाइज द बैंक कि अप्रोप्रिएट फोरम क्या है टू फाइल द पिटिशन. कि अगर बैंक को कोई एक्शन लेना है तो वो कहाँ पे, कौन से पिटिशन में, किसको जाके वो लेटर कुछ भी देगी. सजेस्ट करो कि कोई अलग कंपनी है THFL एंड MBFC जो कि बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो क्या वो फाइल कर सकती है पिटिशन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर बिफोर द सेम फोरम. कि अगर बैंक को डिफॉल्टिंग बोरोवर का जाना है तो बैंक कहाँ पे अपना पिटिशन लेके जाएगी, और अगर बैंक के अलावा कोई दूसरी कंपनी तो वो अपना पिटिशन लेके कहाँ जाएगी अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर. तो बेसिकली इनका पूछने का मतलब है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में, बिकॉज वील अंडरस्टैंड नाउ. सो द DRT जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अंडर सेक्शन 3 ऑफ रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज RDD-BFI एक्ट 1993 फॉर एक्सपीडियस जुरिसडिक्शन एंड एक्सपीडियस adjudication and recovery of debts due to bank and financial institution in order to reduce the non-performing assets of the bank and financial institution. Again we will going to understand this कि ऑफ कोर्स वी नो दैट कि RDD-BFI एक्ट के सेक्शन 3 में DRT जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? ताकि एक्सपीडियस एडजुडिकेशन कर सके और रिकवरी कर सके डेट्स का जो बैंक के पास, जो बैंक से लोगों के ड्यू है, जो बैंक के ड्यू है लोगों से, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंक के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब बनता है? फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आपको हाउसिंग लोन दिया 40 लाख का,
आप बैंक का 40 लाख नहीं भर पा रहे हो, तो बैंक अभी आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, बैंक के पैसे नहीं दे रहे हो। अब आपके जो 40 लाख है वो बैंक के लिए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया ना, क्योंकि बैंक को तो पैसे ही नहीं मिल रहे। तो डीआरटी का एम क्या होता है? द डीआरटी जो है वो एनफोर्स करता है प्रोविजन ऑफ आरडीडीबीएफआई एक्ट 1993 का एंड ऑल्सो सरफाइजी एक्ट 2002 का। ठीक है, तो डीआरटी के दो पावर होते हैं कि वो दो प्रोविजंस के हिसाब से एनफोर्स कर सकता है। एक तो आरडीडीबीएफआई एक्ट 1993 के और सरफाइजी एक्ट 2002 के हिसाब से। फिर बोला है कि डीआरटी जो है वो रिसीव करता है क्लेम्स एप्लीकेशंस ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर। तो इससे तो हमको ये समझ में आता है कि ठीक है, अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम है, बैंक के कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, बैंक के कोई डिफॉल्टिंग बोरोवर है, तो बैंक ना सिविल कोर्ट के पास जाएगी ना हाई कोर्ट के पास जाएगी, बैंक जाएगी डीआरटी के पास, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास जाएगी अपना रोना धोना लेके। तो डीआरटी इज फुली एम्पावर्ड टू पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर्स एंड कैन ट्रैवल बियॉन्ड द सिविल प्रोसीजर कोड टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस। DRT is fully empowered to pass comprehensive orders and can travel beyond the civil procedure code to render the complete justice. ठीक है, DRT can appoint receivers, commissioners, pass ex parte orders, add interim orders apart from power to review its own decisions and hear appeal against the order passed by receiver. तो by the first question we understand कि रश बैंक जो कि बैंकिंग कंपनी है, अगर उसको अपने डिफॉल्टिंग बोरोवर के हिसाब से कोई एक्शन लेना है तो वो किसके पास जाएगी? डीआरटी के पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि THFL एंड MBFC जो कि बैंकिंग कंपनी नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इसका कंक्लूजन में इसका आंसर दिया है कि इन द प्रेजेंट कैश रश बैंक कैन फाइल पिटीशन बिफोर द डीआरटी अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर अज्यूमिंग कि THFL एंड MBFC being non-financial institution cannot file the petition before the debt recovery tribunal against the defaulting borrower as DRT act as a single jurisdictional forum for adjudication cases as well as execution of decrees passed for recovery of debts due to bank and financial institution under RDDBF and SOFIC Act। तो इसमें सिर्फ इतना बोला है कि इन द प्रेजेंट केस रश बैंक तो पिटीशन फाइल कर सकता है डीआरटी को, अज्यूम कर रहे हैं कि THFL एंड MBFC नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो लोग पिटीशन डीआरटी के अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर डीआरटी को फाइल नहीं कर सकते। तो डिड दे आस्क कि किसके कहाँ जाके वो लोग कर सकते हैं? बिकॉज उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है कि कैन दीज कंपनी फाइल द पिटीशन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर बिफोर द सेम फोरम। तो नहीं कर सकते, हाँ या ना में बोल के जवाब खत्म कर दिया। अब कहाँ कर सकते हैं वो उनका लुकआउट है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल पे नोट लिखना है। तो वी ऑल नो दैट कि ठीक है, NCLT इज अ काजी जुडिशियल बॉडी, एक्सरसाइज करता है अपना इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन विच वॉज अर्लियर बीइंग एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 408। तो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड दैट कि NCLT बना ही कहाँ है? तो NCLT बना है कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन 408 है, वहाँ पे NCLT फॉर्म हुआ है। NCLT काजी जुडिशियल बॉडी है जो कि एक्सरसाइज करता है इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन, जो कि पहले किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के पास था। तो जब NCLT बना 2016 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और हाई कोर्ट के सारे पावर्स किसको दे दिए? NCLT को दे दिए। क्या NCLT सिविल कोर्ट की तरह फंक्शन करता है, लेकिन वो काजी जुडिशियल बॉडी है, इट्स नॉट अ कोर्ट। ठीक है, इट हैज़ बिन उससे भी ज़्यादा पावर है। इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 ये फॉर्म हुआ था। तो ट्राइब्यूनल के पास तो पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है उसके ओन प्रोसीजर। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCLT कंसोलिडेट द कॉर्पोरेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। सो सबसे पहले जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया हुआ था, जब NCLT नहीं आया होता, 2016 में आपका NCLT आया, उसके पहले था कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, ये 4 लोगों को खा के NCLT बना है। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको आप बाइफर ही बोलते हैं एक्चुअली, बाइफर, दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बाइफर, एंड एपेलेट अथॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो एपेलेट अथॉरिटी ऑफ हाइफर, jurisdiction and powers relating to winding up and restructuring and such provision। तो यहाँ पे winding up याद रख लेना।
तो बेसिकली आई अंडरस्टैंड दैट कि कंपनी लॉ बोर्ड को खाया है इसने बाइफर को खाया, दैट इज़ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसने आइफर को खाया, दैट इज़ एपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसने वाइंडिंग अप रिस्ट्रक्चरिंग के सबको खा के बना NCLT. Now the next question is explain the following statement of case by appellate tribunal. इसमें क्या बोला है समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन समझना पहले. Explain the following statement of a case by appellate tribunal to the Supreme Court of India under the Income Tax Act 1961. See, explain the following statement of a case by appellate tribunal to the Supreme Court of India under the Income Tax Act 1961. तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो कंप्राइज होता है, कंप्राइजेज द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर रेफरिंग केसेस बाय एपेलेट ट्राइब्यूनल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब इसमें क्या बोल रहा है देखना, आई होप इट्स विजिबल. Income Tax Act 1961 comprises the following provision for referring cases by appellate tribunal to the Supreme Court of India. Section 257 of Income Tax Act 1961 make provision for reference of case by appellate tribunal to the Supreme Court. It lays down upon the application made under Section 256 of the Income Tax Act 1961. The appellate tribunal is of the opinion that on account of a conflict in the decision of High Court in respect of any particular question of law, it is expedient that a reference should be made directly to the Supreme Court. The appellate tribunal may draw up statement of case and refer it through its precedent direct to the Supreme Court. तो व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय दिस इज़ कि ठीक है एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के उसके पास भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली चीज़ें रेफ़र कर सकता है बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. इफ़ एपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ द ओपिनियन की ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उससे उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट लाइक दैट. Tribunals are part of executive branch of the government which are assigned with the powers and duties to act in judicial capacity for settlement of dispute. Comment and name any 4 of such tribunals along with the aim of formation. Question, try to understand. Tribunals are part of the executive branch of the government. Tribunals, that is NCLT, is a part of executive branch of the government which are assigned with the powers and duties to act in a judicial capacity for settlement of dispute. You have to comment and name any 4 of such tribunals. Tribunals मतलब NCLT नहीं होता, tribunals में बहुत सारे tribunals हो सकते हैं. NCLT is one of them. ठीक है, तो NCLT हो सकता है, ग्रीन लॉ ट्राइब्यूनल, एक ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता है, फिर आपका मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल होता है, तो ऐसे करके बहुत है. फिर आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है. तो उसने आपको 4 ही पूछा है, सो यू हैव टू नेम एनी 4 एज सच. तो इसमें कंज्यूमर फोरम में क्या बोला है कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट. 3 टायर के रिड्रेसल अपने पास है. एक हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक हो गया कमीशन, एक हो गया नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका डिस्प्यूट हो रहा है कस्टमर का इन्वॉल्विंग अप टू 1 करोड़ रुपीज़, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जा सकता है. अगर आपका डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग ₹10 करोड़ है तो कमीशन के पास चले जाओ. 10 करोड़ से भी ज़्यादा तो नेशनल कमीशन के पास चले जाओ. लेकिन अगर सर्विस जो आपको मिली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, आई रिपीट, सर्विस आपको जो मिली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है, तो आप कंज्यूमर फोरम के पास नहीं जा सकते हो. आई रिपीट अगेन कि अगर आपको सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है तो फिर आप ये कंज्यूमर फोरम के पास नहीं जा सकते हो. नेक्स्ट इज मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल. तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ट्राइब्यूनल डील्स विद मैटर रिलेटेड टू कॉम्पनसेशन ऑफ मोटर एक्सीडेंट विक्टिम, मतलब कि मोटर एक्सीडेंट हो गया किसी का, विक्टिम्स है उनके नेक्स्ट लीगल आयर्स, जनरल आयर्स जो भी है, विक्टिम्स ऑफ मोटर एक्सीडेंट और क्लेम्स रिलेटिंग टू लॉस, अगर लॉस ऑफ लाइफ है, मर गया, या फिर प्रॉपर्टी मोटरसाइकिल ही चूर चूर हो गई है, इंजरी हो गई है, तो ये सारे केसेस अगर होते हैं तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के पास आप जा सकते हो. That's what it is. It has mentioned here. Direct supervision of, because तो जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल है ये डायरेक्ट अंडर सुपरविजन आता है हाई कोर्ट के. दिस इज़ ऑल दे हैव सेड कि मोटर एक्सीडेंट हो रहा है मोटरसाइकिल से या फिर मोटरसाइकिल ही
डैमेज हो जा रहा है, इंजरी आ रही है आपको या आपके व्हीकल को, तो आप मैक्ट के पास जा सकते हो। ये हाई कोर्ट डायरेक्टली इसको सुपरवाइज करता है। अब इसमें क्या होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, तो ये ना एक मल्टी मेंबर बॉडी है टू हियर ऑन केसेस फाइल्ड बाय द स्टाफ मेंबर्स अलीजिंग non observation of their terms of service or any other related matters to pass judgment on those cases. The tribunal established in pursuance of the amendment of Constitution of India 323A. तो बेसिकली ये जो ट्राइब्यूनल है कैट, तो ये मल्टी मेंबर फैसिलिटेड बॉडी है टू हियर ऑन द केस फाइल्ड बाय स्टाफ मेंबर इटसेल्फ। तो कैट सिर्फ किसको सुनेगा, जो उनके स्टाफ मेंबर हो रहे हैं उनको सुनेगा। National Green Tribunal was established for effective and expeditious disposal of cases relating to environment protection, conservation of forest या other natural resources। अगर कुछ भी इफेक्ट हो रहा है तो फिर NGT पिक्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्स ने फाइल किया है सिविल सूट फॉर एविक्शन एंड पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी अगेंस्ट वाई। ये केस बहुत मज़ेदार है, इसको ध्यान से सुनना। तो इसमें आई कैन रिलेट टू दिस केस बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड विद मी। एक्स फाइल्ड अ सिविल suit for eviction and possession of his property against Y, an unauthorized occupier, but the case was dismissed by default without any hearing and not considering merits of the case by honorable court due to several non-appearances of X. Now X again wants to file another civil case before the same court for the same cause of action advised X. तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ना एक्स ने एक सिविल कोर्ट फाइल किया वाई के खिलाफ, क्योंकि वाई ज़बरदस्ती उसके पोजेशन पे कब्जा करके बैठा है, उसके प्रॉपर्टी पे पोजेशन लेके बैठा है। बट दिस केस वॉज डिसमिस्ड बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट एनी हियरिंग एंड नॉट कंसिडरिंग मैरिट्स ऑफ द केस। तो ये केस डिसमिस हो गया क्योंकि मैरिट्स ऑफ द केस सुने नहीं, डिसमिस्ड बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, विदाउट एनी हियरिंग, कोई हियरिंग नहीं हुई बाय द ऑनरेबल कोर्ट ड्यू टू सेवरल नॉन अपीयरेंसेस ऑफ एक्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स आ ही नहीं रहा था कोर्ट में। नाउ एक्स को फाइल करना है फिर से सिविल केस बिफोर द सेम कोर्ट फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो आपको एडवाइस करना है एप्लीकेबिलिटी, बेसिकली ये कुछ नहीं, आपको एप्लीकेबिलिटी पूछा है रेस जुडिकेटा के, तो ये सेम केस है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटिगेशन। सेक्शन 11 ऑफ CPC 1908 डिफाइन करता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। इट एम्स टू ब्रिंगिंग फाइनलिटी टू द लिटिगेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा मीन्स दैट इफ द मैटर इज ऑलरेडी जस्ट एंड नो कोर्ट विल हैव द पावर टू ट्राई एनी फ्रेश सूट और इश्यूज विच हैज बीन ऑलरेडी सेटल्ड इन द फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। That if the matter is already judged and no court will have the power to try any fresh suit or issues which has already settled in the former suit between the same parties. A final judgment rendered by a court of competent jurisdiction is conclusive on merits as to rights of parties and constitute an absolute bar against a subsequent action involving the same case. ये हुआ था सत्यधन घोषाल वर्सेस डिओर्जिन डेबी के केस में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज टू गिव फाइनलिटी टू द जुडिशियल डिसीजन। फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कि फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, कि जो पहले सूट फाइल किया था वो दोनों पार्टी के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। फिर सच पार्टीज मस्ट हैव बीन लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट, टाइटल सेम होना चाहिए फाइट का। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि सूट मस्ट बी अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, former suit must be court competent to try, the court which decided the former suit must be a court competent to try, कि फॉर्मर सूट जो कोर्ट ने ट्राई किया है वो कॉम्पिटेंट टू थी, वो जुरिस्डिक्शन में थी। द मैटर इन द सब्सिक्वेंट सूट इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इज इन इशू विद द मैटर इन द फॉर्मर सूट विच मस्ट हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है, अगर एक बार जजमेंट आ गया है किसी कोर्ट से तो रेस जुडिकेटा का मतलब ये होता है कि लिटिगेशन को फाइनलिटी देना, किसी चीज़ को कंक्लूड करना, ख़त्म करना। अगर ऐसा होगा तो सब जना डोंट यू थिंक कि बार बार केस फाइल करेंगे उसको छोड़ने वाला तो नहीं, जजमेंट चेंज होता रहेगा, किस जजमेंट को आप मानोगे? दैट्स देयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट कि अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है तो विल इट बी अ डिक्री, फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे सेकंड क्वेश्चन ये है सिविल कोर्ट वाज फाइल्ड विदाउट डिस्क्लोजिंग द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि अगर मुझे आज प्लेंट फाइल करना है किसी के खिलाफ तो मेरे को कोर्ट को ये तो बताना पड़ेगा उसने क्या किया। फॉर एग्जांपल अगर उसने मेरे घर के सामने बाउंड्री बता दी तो मुझे कॉज ऑफ एक्शन तो बताना पड़ेगा ना कि इस वजह से मैं प्लेंट फाइल कर रहा हूँ बिकॉज उसने मेरे घर के आगे बाउंड्री बना दी। अगर कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है तो कौन से बेसिस पे कर सकता है, और ये बताओ कि उसके रेमेडियल मेजर्स क्या है, और ये बताओ कि जो रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने मेरा प्लेंट क्या वो डिक्री है। 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से
प्लेंट शेल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। कब आपका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा? वेर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। आप प्लेंट फाइल कर रहे हो सामने वाले के खिलाफ, आप बता ही नहीं रहे हो कि आप फाइल ही क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो आप? मतलब क्या आपने क्या बता दिया, ठीक है इसने इस मतलब आपको रीज़न तो देना पड़ेगा कि भाई इसने पैसे चुरा लिए इसलिए मैं प्लेन फाइल कर रहा हूँ, इसने मेरा कार ले लिया, इसने मेरा पोजेसन ले लिया, इसने मेरे घर के सामने बाउंड्री, आपको कॉज ऑफ एक्शन तो देना पड़ेगा ना, प्लेन में क्यों आप प्लेन फाइल कर रहे हो। आप सेकंड, आपका प्लेन कब रिजेक्ट हो सकता है? अगर आपने जो रिलीफ क्लेम किया है कि वो अंडर वैल्यूड है, आपका प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है, आप रिलीफ मांग रहे हो 2 लाख का, तो ऑफकोर्स अंडर वैल्यूड हुआ, तो आपको कोर्ट बोलेगी कि भाई इसको सही कर दे, आपने सही नहीं किया, यू आर फेल टू डू सो। आपने जो रिलीफ क्लेम किया वो तो प्रॉपर्टी पे बराबर है, लेकिन प्लेंट आपने जो लिखा है वो इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लेंट जो आप फाइल कर रहे हो ना, वो आपको प्रॉपरली स्टैम्प्ड जितना जो वैल्यू उस पर आपको फाइल करना है, आपने वो नहीं किया, ठीक है। आपको कोर्ट ने टाइम दिया वो करने के लिए, फिर भी आपने नहीं किया। वेदर सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी, अगर आप जो सूट के बारे में बात कर रहे हो इन द प्लेन, वो बार्ड बाय द लॉ है, आप कर ही नहीं सकते उस पर। आपको प्लेन जो है वो डुप्लीकेट में देना था, आपने नहीं दिया। वेयर द प्लेन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9 ऑर्डर 7 CPC का टू प्रोसीजर फॉर एन एडमिटिंग प्लेन, तो आपको कुछ प्रोसीजर बताया है रूल 9 ऑर्डर 7 में कि कैसे आप एडमिट कर सकते हो, एडमिटिंग प्लेन को एडमिट करने का प्रोसीजर क्या है, वो आप फेल टू कंप्लाई कर रहे हो। फिर एज़ पर ऑर्डर 7 रूल 12 एंड 13 में क्या बोला है कि प्लेंट अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है तो जज को ऑर्डर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद रीजन फॉर सच ऑर्डर, कि क्यों रिजेक्ट किया है मैंने इसका प्लेंट, फर्स्ट। सेकेंड, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड हियरिन बिफोर मेंशन शैल नॉट ऑफ इट्स ओन फोर्स प्रीक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेन। मतलब एक बार अगर आपका प्लेन रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा था, स्टैम्प पेपर बराबर नहीं था जिस पे आपने प्लेन लिखा, या फिर आपका अंडर वैल्यूड अमाउंट है जितना आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन एक बार आपका प्लेन रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा प्लेन दाखिल नहीं कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट माय आंसर इज़। तो फिर वही है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो प्लेन रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ये जो रिजेक्शन है प्लेंट का, ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट ऑफ इट्स ओन फोर्स बार द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग द फ्रेश प्लेंट, वो फ्रेश प्लेंट दे सकता है कोर्ट में। अगेन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अमाउंट्स टू द डीम्ड डिग्री, दैट्स व्हाट इट सजेस्ट। अभी इसमें कुछ इंडिपेंडेंट केसेस बताने हैं नेक्स्ट वाले में। डिफेंडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड ऑन द डे फिक्स्ड एंड द केस नॉट बीन एडजर्न्ड, ठीक है। ये पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है। प्लेंटिफ मैं हूँ, मैंने बोला इसने मेरे घर के सामने बाउंड्री बना दी, मैं प्लेंटिफ हूँ। डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट वो है जो बोल रहा है नहीं मैंने नहीं बनाई, या फिर मेरा ही जगह है, वो डिफेंड कर रहा है उस चीज़ को कि नहीं मैंने बराबर बनाया है, तो मैं प्लेंटिफ हो गई, सामने वाला डिफेंडेंट हो गया, ठीक है। डिफेंडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड ऑन द डे फिक्स्ड एंड द केस नॉट बीन एडजर्न्ड, कि केस एडजर्न डिफेंडेंट को कोर्ट में आना था, तो डिफेंडेंट मतलब जो है, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। I have a case going on where one of my father's brother has maintained a boundary at front of my gate, so I'm not able to go to my place. That's the case. Now the problem is that the same thing has happened with me also, कि मेरा केस चालू है, डिपेंडेंट आया ही नहीं कोर्ट में, तो माई फादर्स ब्रदर हैज़ नॉट कम टू द कोर्ट, तो इसका क्या आंसर है? केस भी एडजर्न नहीं हुआ है, तो इफ़ द डिपेंडेंट इज़ एब्सेंट कोर्ट में पास एक्स पार्टी डिग्री, बट ये बोलना ईजी है बट कोर्ट बहुत जल्दी एक्स पार्टी डिग्री नहीं देती है, तो दिस इज़ द वन कि अगर डिपेंडेंट नहीं आ रहा है तो कोर्ट आपको एक्स पार्टी डिग्री बेस्ड ऑन मैरिज दे सकती है। सेकेंड, समन वॉज नॉट सर्व टू द डिपेंडेंट फॉर द डेज ऑफ फिक्स फॉर अपेयरेंसेस। आपको ये पता होना चाहिए कि समन जाता है जब भी आप केस फाइल करते हो कोर्ट में, तो आपको सामने वाले को समन देना पड़ता है। समन आप नहीं दोगे, कोर्ट ही देगी, बट आपको यू विल हैव टू बी ओपन योर थिंग्स वेरी क्लियरली, मतलब वैसा। तो समन नहीं दिया, तो वेयर ऑन द डेज ऑफ फिक्स इट इज फाउंड दैट समन हैज़ नॉट बीन सर्व्ड अपॉन डिपेंडेंट एज कंसिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑफ प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी, तो समन तो कोर्ट देगा, लेकिन आपको समन देना है कोर्ट को, उसके लिए आपको कोर्ट को क्या देना पड़ेगा? आपको कोर्ट फी देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे कोर्ट को, पोस्टल चार्जेस देने पड़ेंगे। कोर्ट में डिसमिस द सूट, अगर डिपेंडेंट नहीं आ रहा है
क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने समन ही नहीं दिया है डिफेंडेंट को। क्यों नहीं समन दिया है कोर्ट ने? क्योंकि आपने कोर्ट को पैसे नहीं दिए, पोस्टल चार्जेस नहीं दिए, तो कोर्ट तो केस को डिसमिस ही कर देगा। थर्ड इज नीदर द प्लेंटिफ नॉर द डिफेंडेंट अपीयर्स बिफोर द कोर्ट ऑन द, मतलब भाई केस आपने फाइल कर दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया तो मैं जा रही हूँ कोर्ट में, ठीक है, ना मैं जा रही हूँ कोर्ट में ना सामने वाला आ रहा है, मैंने केस फाइल किया, ना मैं जा रही हूँ ना सामने वाला आ रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में डिसमिस द सूट को, कोर्ट डिसमिस कर देगी सूट को। भाई कि तुम लोग सीरियस भी हो क्या केस को लेके? द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड डज नॉट एडमिट क्लेम पार्टली और होली बट द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर। कि डिफेंडेंट आया कोर्ट में, मैंने क्या बोला? डिफेंडेंट आया कोर्ट में, प्लेंटिफ, सपोज आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल हियर अगेन, आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि मेरे घर के सामने बाउंड्री बनी है, मैं हूँ प्लेंटिफ, सामने वाला डिफेंडेंट है, मैं कोर्ट में नहीं जा रही हूँ, सामने वाला कोर्ट में आया है, डिफेंडेंट आया है कोर्ट में, लेकिन या तो वो क्लेम को एडमिट नहीं कर रहा है, या तो डज नॉट एडमिट क्लेम पार्टली और होली, या तो पूरी तरह से नकार दे रहा है कि नहीं नहीं ये बराबर है, ऐसा इसने गलत किया, ये वो पूरी तरह से मना कर दिया, या तो फिर उसने पार्टली क्लेम को एडमिट नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा? मैं नहीं गई, वही आया सिर्फ। तो इफ द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर एंड द डिफेंडेंट डज नॉट एडमिट द प्लेंटिफ क्लेम होली और पार्टली, कोर्ट शैल पास ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट। कोर्ट फिर से ऑर्डर को डिसमिस कर देगा, ठीक है। डिफेंडेंट अपीयर्स एंड एडमिट्स क्लेम पार्टली और होली बट द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर। तो पहले केस उल्टा दिया था कि डिफेंडेंट तो आ गया, मतलब सामने वाला आ गया, मैं नहीं गई, और वो मना कर रहा है पार्टली और होली क्लेम को एडमिट करने से, तो डिसमिस ही हो जाएगा सूट। लेकिन सेकंड में ये है कि वो आया है और वो पार्टली या फिर होली एडमिट कर रहा है क्लेम को, तो फिर इसमें क्या होगा? लेकिन मैं नहीं गई हूँ, तो डिक्री विल बी पास अकॉर्डिंगली टू द एक्सटेंट क्लेम्ड इज एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट, कोर्ट विल पास अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देना चाह रहा है सेट असाइड करने के लिए एक्स पार्टी डिग्री जो कि कोर्ट ने पास कर दिया है। सो इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट द न्यू दिल्ली, ये डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, इन द मैटर ऑफ ए बी सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ, ये डाल दिया, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का नाम डाल दोगे यहाँ पे साइड में। तो इसमें ऐसे ही डालेंगे, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री अंडर ऑर्डर 9 दिस मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवित, क्योंकि आप कोर्ट को लिख रहे हो। इसमें आपने ये डाल दिया कि एप्लीकेंट वाज वन ऑफ द डिपेंडेंट इन द अबव केस एंड एक्स पार्टी डिग्री हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट हिम ऑन दिस डेट। देयरआफ्टर डिपेंडेंट ने अप्रोच किया काउंसिल को टू रिप्रेजेंट हिम द कोर्ट। डिपेंडेंट ने वकालतनामा साइन किया एंड was expecting that the counsel shall appear on the date of the hearing. However, the counsel did not appear before the काउंसिल आया ही नहीं कोर्ट में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने फर्दर फेल टू इन्फॉर्म द डिफेंडेंट हिज अनविलिंगनेस टू अपीयर। व्हेन द डिफेंडेंट कॉल्ड द काउंसिल टू इंक्वायर अबाउट द हियरिंग ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड देयरआफ्टर द डिफेंडेंट फाउंड आउट कि एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई, जिसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं, बिकॉज उसने तो वकालतनामा सब कुछ साइन करके रखा था, कोर्ट में आया भी था। द ग्रेट अमाउंट ऑफ इंजरी विल बी कॉज टू द डिफेंडेंट इफ द एक्स पार्टी डिग्री इज नॉट सेट असाइड। फिर प्रेयर लिख दिया कि सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री डेटेड दिस एंड सच फर्दर ऑर्डर्स एज ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे आ जाएगा जो पहले डिफेंडेंट था, फॉलोड बाय एफिडेविट। सो विल डू टिल हियर, I believe I understand there are 26 questions here in this. We are on question 10. Next 16 question we will be doing in the another video.